प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान, कक्षा 9-10 के लिए व्याकरण के इस क्रम में आपके साथ उपस्थित हूँ, ऑनलाइन शिक्षा के इस कार्यक्रम में। बच्चों, हम जब वर्णों का भेद कल हम प्रत्याहार जान रहे थे, आज हम जानते हैं स्वर वर्ण, जिन्हें हम अच कहते हैं। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर और व्यंजन, जब हम जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता, व्यंजन जो होते हैं बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जाते, लेकिन स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम अ कहते हैं तो अ में कोई व्यंजन नहीं समाहित है, नहीं किसी दूसरे स्वर की यहाँ आवश्यकता है। लेकिन अगर हम क कहते हैं तो क में अ की आवश्यकता अवश्य होती है। की कहते हैं, की में ई की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा स्वर ज्ञान है। स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जो छोटे मतलब जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर हैं। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये आप नोट कर लेंगे। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और तथा लिरी को हमेशा याद रखिएगा, लिरी ह्रस्व स्वर में अंकित होता है। दीर्घ स्वर देखते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ ये चारों दीर्घ स्वर ही कहे जाएंगे। इनमें से लृ की ध्वनि का दीर्घ रूप ली होता है, केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम चार वर्णों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ए, आई, ओ, औ, अगर हम इसे कहेंगे, अगर इसमें भी हम तीन भाग करना चाहेंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में हम ए, आई, ओ, औ को भी जान सकते हैं, अथवा सामान्य रूप से दीर्घ स्वर में भी इनकी गिनती हो जाती है। अब प्लुत स्वर, प्लुत मने ऊंचा, तेज, मतलब लंबा जिसे बोलते हैं, दीर्घ से भी ऊंचा, दीर्घ से भी बड़ा। कौन है? जिस स्वर के उच्चारण में तीन या उससे अधिक मात्राओं का समय लगता है उसे प्लुत करके। जैसे प्लुत को हम कब जानते हैं? जब जैसे किसी का संबोधन किया जाता है तो हम कहते हैं हे राम। राम का जब मकार को हम जब लंबा खींचते हैं तो मकार में उपयुक्त प्रयुक्त आकार जो है, मौ में जो लगा हुआ अ है, वो प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे हमारी इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, जब मुर्गी सुबह कुकड़ी कू करती, जो उसका उकार है, जो अंतिम ऊ है, वह बहुत ऊंचा जा रहा है, तो उसको हम प्लुत कहते हैं। देखिए यहाँ पर भी और उसका पहचान कैसे होती है? अंतिम में तीन, जो हिंदी में जैसे तीन लिखा जाता है उसी प्रकार लिखा है। देखिए पढ़ते हैं इस बार, जिस स्वर के उच्चारण में तीन या अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं, संबोधन पद के अंतिम वर्ण की तीन मात्राओं का समय लगाकर बोलते हैं, उसे प्लुत कहते हैं। जैसे आगच्छ कृष्ण, अभी देखते हैं, लिपि में प्लुत स्वर को तीन की संख्या में दिखाया जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गौश चरति, एहि कृष्ण, कृष्ण एहि। इस प्रकार जब हम कृष्ण को लंबा खींचते हैं, किसी को आवाज देते हैं, जैसे हम सामान्य हिंदी में भी अगर किसी को आवाज देते हैं तो हम उसके जो उसका नाम है, जो उसको लंबा थोड़ी सा खींचते हैं, तो वो प्लुत स्वर है। तो जिसे हम ओम करते हैं, जब ओ को हम उसको जब उच्चारण को हम लंबा करते हैं तो उसमें भी उकार को सर्वत्र प्लुत स्वर में गिना जाता है। तो ये है हमारा स्वर। अब हम सभी स्वर दीर्घ प्लुत स्वर वर्णों के अनुनासिक एवं निरानुनासिक भेद से दो प्रकार के हैं। तो हम इनको दो भागों में बांट देते हैं, सभी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। पहले तो तीन स्वर किए हमने, ह्रस्व स्वर, छोटे स्वर, दीर्घ स्वर, थोड़ी जिनमें समय ज़्यादा लगता है, प्लुत स्वर। अब इनको हम अनुनासिक और निरानुनासिक भेद से दो प्रकार के बांट देते हैं। अनुनासिक कौन है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। यथा अ में जब हम बिंदी लगा के जैसे अंगूर पढ़ते हैं तो हम उसमें अनुनासिक हैं। और जो निरानुनासिक कौन है? केवल मुख से जब उच्चारण होता है, जैसे सामान्य है अ बोलते हैं तो अनुनासिक, निरानुनासिक है। अंगूर में बोलते हैं तो अनुनासिक। तो हमने दो भेद और कर लिए इन तीन प्रकार के स्वरों का। व्यंजन देखते हैं, हल जिन्हें मैंने आपके कल के वीडियो में बताया था कि हल किसे कहते हैं। हल वर्ण, हल जो आपका प्रत्याहार है वो क्या है? देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता के बिना किया जा सकता है उन्हें व्यंजन हल कहते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण नीचे हल लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन तालिका निम्न दर्शाई गई है। जैसे अब एक बहुत अच्छा सूत्र है व्यंजनों को याद करने के लिए, कू, चू, टू, तू, पू। ये चार पांच शब्द हम याद कर लें, जिंदगी में हम कभी क ख नहीं बोलेंगे, ये याद मान लीजिए आप।
जैसे हम बड़े हो जाते हैं बच्चों, तो हमसे कोई पूछता है कि क ख सुनाओ, 12 खड़ी सुनाओ, तो हम थोड़ी सा उसमें दिग्भ्रांत हो जाते हैं, मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे बोलते हैं। लेकिन उसमें अगर आपने कू चू टू तू पू इस सूत्र को याद कर लिया, कू चू टू तू पू, इस सूत्र को अगर आप याद कर लें तो जिंदगी भर आप स्वर नहीं भूलेंगे। बोले गुरुजी कैसे नहीं भूलेंगे? देखिए, कू मने क ख ग घ ङ, चू मने चा छा जा झ य, टू मने टा ठा डा ढ ण, तू मने ता था दा ध न, पू मने पा फा ब भ म, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, पूचू टू तू पू। यह आप बहुत आसानी से जान जाएंगे। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कूचू टू तू पू के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कूचू टू तू पू के अलावा य र ल व। य र ल व को हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं, श श श र को हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब स्पर्श, अब देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है स्पर्श वर्ण, हम स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। कादयो मावसानाम स्पर्शः, क से लेकर म तक जितने वर्ण हैं उन्हें हम स्पर्श कहते हैं। और अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? य व र ल को कहते हैं। ऊष्म वर्ण किसे? फिर वर्ण स्वरों को भी हम, व्यंजनों को भी हम 3 प्रकार से 3 भागों में विभक्त कर देते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। आपसे पूछा जाएगा स्पर्श वर्ण कौन सा है? क से लेकर म तक सारे वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन सा है? य र ल व। ऊष्म वर्ण कौन सा? स स श ह। याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुनासिक किसे बोलते हैं। अनुनासिक हम किसे बोलते हैं? जिसका उच्चारण नासिका से होता है उसको हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे अहम, अहम में जो ह में बिंदी लगी हुई है सामान्यतः म व्यंजन के वर्ण से पहले अनुनासिक में परिवर्तित। अब अनुनासिक कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कहाँ पर जो म में जो अनुनासिक शब्द है उसको कहाँ पर म लगा के हलंत करके छोड़ दिया जाता है और कहाँ पर म बिंदी के रूप में प्रयुक्त होता है, ये हम जानेंगे। जैसे हम इसका जैसे कहते हैं इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है। यथा सर्वथा, यह सर्वथा स्वर के बाद आता है। स्वर के बाद आता है, ये तो आप जान रहे हैं अनुनासिक को। पहले हमने स्वर जाने, स्वर के 3 भेद जाने, फिर हमने स्वर के 3 भेदों को निरानुनासिक, अनुनासिक में विभक्त किया। फिर हमने व्यंजन जाने, व्यंजनों के 3 भेद जाने। हमने सबसे पहले जाने स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब हम जाने अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? यथा अहम, अहम में ह के बाद म को, अहम का जो देख रहे हैं आप, ह में जो अ है उसके बाद म है, उसके बाद वो जो म है वो अनुनासिक है। सामान्यतया म व्यंजन से पहले अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं अहम, इसमें मकार जो है, म जो है वो हलंत लग के प्रयोग होना चाहिए। लेकिन अगर उससे आगे क्या हो, व्यंजन हो, कोई दिखाते हैं हम आपको, उससे आगे जब व्यंजन होता है, उससे आगे अगर कोई व्यंजन होता है तो उसका प्रयोग ऐसे हो जाता है, अन्यथा कोई स्वर होता है तो ऐसे रहता है। जैसे अहम के आगे राम है, मान लीजिए अहम रामः, ऐसा है तो यह व्यंजन में प्रयुक्त हो जाएगा। और अगर अहम के आगे व्यंजन नहीं है, अहम के आगे मान लीजिए कोई स्वर है, अहम आगच्छामि अगर यहाँ पर है तो ये अहम का म इसी प्रकार रहेगा जैसा है। ये मोनुस्वारा संधि आएगी, आप उसमें पढ़ेंगे, इस समय सामान्य रूप से जान लीजिए। अब विसर्ग भी है, स्वर का एक भेद विसर्ग भी है। इसका उच्चारण किंचित ह जैसा होता है, ह के सदृश किया जाता है, वो भी ह भी हलंत हो। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है, जैसे रामः देवः गुरुः। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, स्वर के बाद प्रयोग होने के कारण उस पहले स्वर का बोध होगा। जैसे हम लिखते हैं रमाह, लिखते हैं तो आ के बाद हा है, रमाह, तो इसका बोध बिल्कुल स्वर के बाद होता है। अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन, जल्दी से हम संयुक्त व्यंजन जान देते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब 2 व्यंजन मिल जाते हैं तो उन व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 व्यंजनों के मिलने से जब एक नया व्यंजन बनता है तो हम उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे उसको हम जानते हैं, क्षम्यताम, इसके लिए माफ करें, ये एक अचानक से, हाँ, तो संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं? जैसे क और श को मिलाने से छ बनता है, त र को मिलाने से त्र बनता है, ज और य को मिलाने से ज्ञ बनता है। कल बच्चों हम आपसे संयुक्त व्यंजनों के बारे में और अधिक बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आपको हम नमस्कार कहते हैं, बाय करते हैं और कल इसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे एक बार।